अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया दौर के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर अरशद। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की जो कि ईरान में पेश आया और तेहरान में होने वाले इसराइली हमले में हमास सरबरा इस्माइल हनिया शहीद हो गए। तो इसके बाद अब देखना होगा कि ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल क्या होगी। ख़ित्ता किसी और जानिब जा रहा है या अमन अमान की सूरत हाल है वो जारी रहेगी या सूरत हाल बिगड़ेगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब। उनसे जानिब मैं जाऊँगा। सबसे पहले बात करूँगा ताहिर मलिक साहब, आज का अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है फ़लस्तीनी अथॉरिटी की साबिक़ वज़ीर आज़म का कत्ल, वो भी जब वो के एक वहाँ पर मेहमान हैं, तेहरान में गए हुए हैं और उसके बाद वहाँ पे उन पर मिसाइल का हमला किया गया। कैसे देखते हैं ख़ित्ते की सूरत हाल अब क्या होगी आगे? देखिए, ये मेरा ख्याल है ख़ित्ते से बढ़ के मुझे ये पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें खाली ख़ित्ता डेफिनेटली ख़ित्ते को भी अगर आप देखें तो एक मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान ईरान का हमसाया भी है और एक मुस्लिम वर्ल्ड की भी एक फैक्टर है। तो एक तो मुसलमान दुनिया के लिए एक ये बड़ी ख़बर है, फिर इस ख़ित्ते के लिए बड़ी ख़बर है, फिर आलमी अमन के लिए बड़ी ख़बर है। तीनों उसको हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे। मगर इससे जो सवाल बड़े इमीडिएटली पैदा हो गए वो ये हो गया कि इस्माइल साहब जो थे वो कतर में रह रहे थे। अब सवाल ये है कि कतर के बारे में बड़ा अजीबोगरीब सा इम्प्रेशन है कि वो प्रो अमेरिकन है, ये है वो है, और हमास बड़ी एक दलेर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन और ये बड़ी प्रो ईरान है। अब उनका ईरान में शहादत जो है ना, इट्सल्फ एक अलग केस है। तो आप जहाँ रह रहे हैं वो, क्योंकि फ़लस्तीन तो रह नहीं रहे, वैसे आपको पता ही होगा पहले इनकी सारी फैमिली शहीद हो चुकी है। और ये जो नया काम शुरू हुआ है इसके पीछे मुझे जो सबसे बड़ी रीज़न ये लगती है कि 75 साल में जो इसराइल की जितनी भी हिस्ट्री है ना, क्योंकि थोड़ा सा जो वेस्ट में हमेशा इसराइल ने बड़ा अच्छा एक अपना केस जेली किस्म का प्रेजेंट किया कि ये जो मुसलमान हैं, ये फ़लस्तीनी हैं, ये टेररिस्ट होते हैं, ये बम चला देते हैं, जहाज़ अगवा कर लेते हैं, ये वैशी हैं, तो हम मजबूरन इनको मारते हैं। ये दुनिया के पूरे आलमी जो सोच थी ना, उसमें पहली दफ़ा जो डंड पड़ा है ना वो गज़ा से पड़ा है कि यार 20 किलोमीटर में आप लाखों लोग रह रहे हैं, खाली आते हैं, आप उनको दुनिया की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रोज़ मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो इसराइल ने, मेरा अपना ख्याल है, इसराइल में एक टिकट में दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने हमास को बड़ा सीरियस मैसेज दिया ईरान वाइज कि आप ईरान के साथ हैं और ईरान अपने आपको तफज़ अपने आपके सरबराह को नहीं दे सकता। मगर दुनिया को मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा काम किया ना इसराइल ने इस वाक़े से, वो दुनिया को शिफ्ट कर गया है। इसराइल के जो जुल्म हो रहे हैं गज़ा पे, उसको कन्वर्ट करके ये वॉर हो रही है बिटवीन इसराइल और ईरान। तो ये उन्होंने अपने इम्प्रेशन के लिए, क्योंकि ये पहली बार है मेरी अपनी ज़िंदगी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि इसराइल लाजवाब हो गया। इसराइल की जो बेशर्मी है, जो जुल्म गज़ा पे है ना, उस पर उनका कोई डिफेंस नहीं था और उन्होंने फ़ौरन सारी गेम को ना गज़ा से उठा के ईरान पे लिया। तो सर इसी बारे में मैं ताहिर मलिक साहब का जो है कि इसराइल जो है वो शिफ्ट कर गया, तो सारा रसाब अब आप क्या देखते हैं कि यह अब ख़ित्ते में जंग दोबारा से छिड़ने जा रही है, अब ईरान और इसराइल आमने सामने होंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी जो एक चीज़ जो सबके जहन में सवाल आ रहा है वो ये है कि ईरान में ही क्यों मार दिया गया उन्हें। ठीक है ना, एक हाई प्रोफाइल आदमी और ईरान में ऐसे मार दिया गया जैसे को मसला ही नहीं है, कोई नहीं, इजी टारगेट। अच्छा, इससे पहले कुछ दिन पहले ईरान के सदर शहीद हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश। उससे पहले जनरल सुलेमानी शहीद हुए, उससे पहले ईरान के एटम बम के जो आगाज़ करने वाले थे साइंसदान, वो शहीद हुए। मुझे ऐसे लगता है कि ईरान के इदारों में इसराइल के एजेंट बैठे हुए और वो बाकायदा पूरी रैकी और पूरी इंफॉर्मेशन और पूरे 100% टारगेट फ्राहम करते हैं और फिर उनके ऊपर अमल होता है। ईरान के सदर शहीद हो गए, ईरान ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया उस पर। ठीक है ना, ईरान के जनरल को मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। तो सर आपके कहने का मतलब कि प्रॉक्सी वार जो है वो अब इधर ले आया। मैं वो आ रहा हूँ उस तरफ। पहले तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा क्लियर करूँ कि ईरान के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो इसराइल के फैसिलिटेटर्स हैं और वो टारगेट किलिंग जितनी भी अब तक हुई, उनके हीरोज जितने ईरान के मारे गए वो बेदस्तोपा मारे गए और उनके ऊपर फिर कोई आगे से रिएक्ट नहीं आया। वो ये ना गिदड़ भब किया है, हम बदला लेंगे, तारीखी ये करेंगे। ठीक है, वो ईरान ने पिछली दफ़ा भी कुछ शुरलियाँ चला के तो हिसाब बराबर कर दिया था, वारहेड के बगैर उन्होंने ड्रोन्स भेज के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ईरान को अपने इदारों के अंदर बैठे हुए जो भेड़े हैं उनका जायज़ा लेना चाहिए। अब आ जाए इस तरफ कि ये जो शिफ्टिंग का मामला जहाँ पे मलिक साहब ने इशारा किया है
अगर ये शिफ्टिंग होती है तो मलिक साहब ये इसमें पाकिस्तान के ऊपर बड़े असरात मुरतब होंगे, क्योंकि बैटलफील्ड जो बनेगी उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ अगर कोई बात होती है, और ये बात तय है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुव्वत ये चाहती है कि इस बार जो थर्ड वर्ल्ड वार है वो यूरोप के बजाय एशिया में हो, और ख़ास करके ये इस इलाके के अंदर हो, ठीक है ना। और जिस तरह की जो सिचुएशन भाई, वो तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मुस्लिम हुक्मरानों में शर्म नामी कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो अब तक की बहुत बड़ी जंग हो गई होती, क्योंकि मुस्लिम हुक्मरान इंतहाई बेशरम है। इसीलिए 6-7 लाख लोग गजा में मर गए और ये सारा कुछ हो रहा है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे 2-3 फोकी सी करारदादे देंगे और अल्लाह अल्लाह की तालियां बजाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इसराइल अपना पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि मैं बदमाश हूँ, और अमेरिका कह रहा है कि उस बदमाश के पीछे सबसे बड़ा बदमाश मैं हूँ, ठीक है ना। जैसे तवाइफ के पीछे नायका होती है, वो है अमेरिका है, और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूरोप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और हम लोग जो तेल की कुव्वत, पैसों की कुव्वत, और बड़े हमारे पास सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हम एक दूसरे को कुचलने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दें, हम और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा ताहिर मलिक साहब, जैसे कि अब आप देखते हैं कि इस्माइल हनियान जैसे एक मेहमान थे, उनके घर गए हुए हैं, मेहमान हैं, उनकी हलबतदारी की तकरीब थी, तो इस तरह अब जिस तरह के सारा राना साहब ने कहा कि पहले भी वो शुरलियाँ छोड़ दी, छोटे मिसाइल, अब कहा जा रहा है कि जी हम इसका बहुत जवाब दिया जाएगा, और जो मसूद पज़िशकान उन्होंने कहा जी पछतावा होगा, हम ऐसा जवाब देंगे, और जो आयतुल्लाह खमीनी उन्होंने कहा हम ज़रूर बदला लेंगे। तो वो शुरली जैसा ही बदला होगा कि बाकी कुछ किया जाएगा? नहीं, मेरे लिए ईरान के पास अब ज़्यादा रूम नहीं है और अब ऑप्शन नहीं है। ईरानियों की जो ट्रेडिशन है ना, कल्चरली इनकी बड़ी एक एरोगेंस है, बड़ा प्राइड है इनमें। एक इनकी मेहमान नवाजी, और दूसरा ये अपने को बड़ा बावकार समझते हैं, ये अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े डिग्निफाइड लोग हैं। ये ईरान मुझे जानने का इत्तेफाक भी हुआ है। अब ईरान की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या एक मेहमान नवाजी की ट्रेडिशन है, और उनका जो तशख़्ख़ुस है, मुझे लगता है कि अब उनके पास अल्फाज नहीं है। यहाँ तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि वो हमारी तरह के बस वो शुलियाँ चलाने वाले लोग हैं, यहाँ दे हैव टू डू समथिंग। मगर माइंड यू को इतना काम आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ऑलरेडी ईरान एट वॉर विद इसराइल। वो कहाँ से हो रहा है? इसराइल की जो सर है ना, वो है लेबनान, बिल्कुल नॉर्थ पे। तो वहाँ पे भी बेसिकली ये प्रॉक्सी ईरान की है। पाँव में अगर सऊदी अरब से नीचे तो यमन है, वहाँ पे भी प्रॉक्सी है, वो भी ईरान है। तो ईरान की एक हिडन जंग तो जारी है। अब मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन आ गई है, शायद वो जो कहते हैं ना पर्दे में लड़ाई हो रही है, वो आमने सामने हो जाएगी। एक इसका ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है जो एक और बड़ा टेक्निकल समझने वाली चीज़ है कि चाइना ने एक बड़ी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी सक्सेस ली हुई है। वो सक्सेस ये ली है कि जो रवायती अरब और अजम की लड़ाई थी ना, उसने सऊदी अरब और ईरान की करा दी है सुलह। और आप इससे जेहन में रखें, छोटी छोटी बातें हैं, इसको सारी को आप इकट्ठा करें। यूँ ही सऊदी अरब की और ईरान की सुलह हुई और चाइना ने कराई है, तो सऊदी अरब ने कहा जी कि हम तो जो तेल है वो डॉलर की बजाय आप जिस करेंसी में डील करेंगे। तो जो डॉलर की बादशाहत है ना दुनिया में, जो दहशत है, वो सिर्फ एक वर्ड है उसकी, कि दुनिया में एक ऐसा मुआहदा कर लिया अमेरिकन ने कि दुनिया में जहाँ भी तेल बिकेगा, चाहे ये यमन है, आप इंडिया हैं, पैसे लेन देन डॉलर में, इंटरनेशनल तो सारी जो अमेरिका की जो पावर है ना असल, जिसपे हम बड़ा शोर डालते हैं, वो किसी को समझने वाली बात है। वो पेट्रो डॉलर है कि उन्होंने एक मुआहदा कर लिया सऊदी अरब से, 50 साल वैसे वो पूरे हो गए कि आप करेंगे। अब अगर देखें इसमें इस जंग से क्या क्या हो सकता है, इस जंग में हो सकता है अरब अजम, क्योंकि अरब से कोई ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। ईरान और अरब की एक तनाव हो सकता है, ईरान और इसराइल का तनाव हो सकता है, मुसलमान वर्सेस वेस्ट का तनाव हो सकता है, और पाकिस्तान के इसलिए भी इसमें आसान ऑप्शन नहीं है। उसकी भी एक लंबी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के वेस्ट से ताल्लुकात है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है, जिस मुल्क को हम सबसे ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं, उसका नाम अमेरिका है। $6 बिलियन की हम वहाँ चीज़ें मैक्सिमम अमेरिका को बेचते हैं। जो हमको बड़ा, जिसको लव माई लव कहते हैं, माई लव चाइना, $16 बिलियन हम उनसे चीज़ें खरीदते हैं। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मैं गुस्ताही के साथ ये बात करूँगा कि आप जितनी मर्जी इमोशन ले आएँ, जितने मर्जी जज्बात ले आएँ, अल्टीमेट डिसीजन में पैसा मैटर करता है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में बहुत बुरी तरह फंस सकता है अगर ये लड़ाई ईरान वर्सेस वेस्ट होती है। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ हमसाया, दूसरी तरफ डॉलर की पावर है। तो पाकिस्तान के लिए इतनी आसान सिचुएशन नहीं बन रही। सर, जैसे कि ताहिर मलिक साहब ने कहा कि इतनी आसान सिचुएशन नहीं है, मुआशी तौर पर तो पहले ही हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और अगर खित्ते में ये वाली चीज़ें होने लगी तो पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करेगा? बड़ा उमैर तुम्हारा वैलिड क्वेश्चन है।
और इसको ज़रा समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और आपको समझाता हूँ। देखें, जो अब से 1.5-2 साल पहले ना हिस्ट्री के अंदर मुसलमानों और यहूदियों का सबसे बड़ा मुआहदा होने जा रहा था, जिसमें अरब तैयार हो गए थे। उनमें से बहुत सारे अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था और MBS शहज़ादा सलमान ने यहाँ तक कहा था कि एशिया का एक बहुत ताकतवर मुस्लिम मुल्क भी उन्हें इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसे तो यूँ लग रहा था कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट थी शायद ये मुल्क कौन था? मैं अभी पर्ची डालता हूँ, फिर मैं तुम्हें उसमें से निकाल के बताऊंगा। मैं सारे तुम हमारी तरफ अनपढ़ लोग भी होते ना। नहीं ठीक है, वो चोची खा के आए हो ना वैसे आज तुम। तो ये इतना बड़ा अकॉर्ड होने जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही अचानक इन्होंने एक हमला किया और उसके बाद एक जंग शुरू हो गई और उस जंग के बाद वो अकॉर्ड ख़त्म हो गया, जो हिस्ट्री के सबसे बड़ी यहूद और इस्लाम के मुआहदा होना था। एक पेज पे आ रहे थे। अब दूसरी तरफ आ जाए, सऊदी अरब और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1 साल 2 साल या 100 साल की नहीं है, ये कई 100 साल की है, ठीक है ना। और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ख़त्म नहीं हुई। सऊद ख़ानदान ने जब आके सऊदी अरब पे वो आके बैठे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट और थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में चली गई। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये भी हुआ कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी ताल्लुकात बन गए, सिफारत खाने खुले, ये वो। ये भी अब, पहले वो वाला अकॉर्ड कुछ कुव्वतों को कबूल नहीं था, ये वाला अकॉर्ड अब कुछ कुव्वतों को कबूल नहीं है, ठीक है ना। तो इस हमले के बाद अब या तो खलीज को मलिक साहब अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि कहाँ खड़े हैं, ठीक है। और अगर वो ये इस पे खामोशी इख्तियार करते तो इसका मतलब सऊदी अरब और ईरान वाला मामला फिर खटाई में चला जाएगा, ठीक है। और एक इसमें बारीक गेम खेल सुन लें कि अब से चंद दिन पहले ही अचानक अमरीकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसमें पाकिस्तान और चीन को कहा गया कि ये बड़े पैड़े ने, बड़े बुरे ने, पाकिस्तान को पहले ही फिक्स किया जा रहा है कांग्रेस की करारदाद से, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से, सेनेट के अंदर उस रेजोल्यूशन से पाकिस्तान को फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि जो आगे 2020 होना है ना उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान अब माशाल्लाह इस पोजीशन में है कि हमें तो जो इजी लोड करा दे हम उसके साथ तो चले जाते हैं डेट पे। तो हम, लेकिन अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमने किस आंगन की तुलसी बनना है, बस ये मैं बता दूं आपको। तो सर ये जो अब जैसा इसमें हनी शहादत है, चीन और रूस ने मजम्मत तो की है, लेकिन अब आने वाले दौर में आप क्या देखते हैं कि क्या जिस तरह एक तरह से चाइना बड़ी अच्छी कोशिश भी कर रहा था पीस मेकिंग की और इस तरह उन लोगों को एक जगह उसने बैठाया भी है, लेकिन साथ ही जब ये ईरान में यूँ चीज़ें होने लगी, अब इन दो यहाँ के खित्ते की सुपर पावर्स तो एक तरह से कहा भी जा सकता है ना, इनका क्या स्टैंड होगा? देखें, ये ना प्यूटन के क्योंकि मलिक से ताल्लुकात हैं, इसकी बात भी ये आपको इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेगा। प्यूटन से डायरेक्ट इसकी मलिक साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखो दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं दुनिया पे तल दी। इसमें सारे फैक्टर आपने था, मैंने पहले भी कहा, आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि चाइना की इस वक्त ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। कितना? 400 बिलियन। पाकिस्तान हमने बड़ा शोर डाला हुआ, बेचारा वो प्रोफेसर हमारे अपने एहसन इकबाल साहब सुबह दोपहर शाम बताते रहते हैं कुछ 30 बिलियन आ गया, 30 और आ जाएगा। और पाकिस्तान ईरान से 3 गुना बड़ा मुल्क है, ज़रा पॉइंट समझे। उनकी $400 बिलियन। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये, और दूसरी जो बात है कि अगर आपका ये ख्याल है कि अगर खुदा ना खास्ता सुबह एक बंदा दुनिया से गया तो वर्ल्ड वार हो जाए, इतनी इसकी को हमें समझते भी टाइम लगेगा। इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, क्योंकि अगर इस तरह ईरान वॉनरेबल होता है तो इसका इफेक्ट अफगानिस्तान पे भी जाना है, इसका रीजनल पीस पे भी जाना है। अफगानिस्तान पे जाएगा तो फिर पाकिस्तान में भी आएगा। अगर उनके $400 बिलियन खतरे में पड़ते हैं, अगर चाइना ईरान में इतनी ये काम कर रहा है तो उसके पीछे उसके भी तो कोई मकासद है ना, वो भी उससे चीज़ें अचीव करना चाह रहा है। इंडिया भी इस खेल का खिलाड़ी है। इंडिया की भी एक तरफ चाह बहार में, वो भी चाह रहे हैं कि वो चाह बहार से एक सड़क बना के ना अफगानिस्तान को रूट दे दें। तो ईरान की भी अपनी जो सेंसिटिविटी है, जो पोजीशन है, मैं मतलब वो कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात,
ईरान की ये जो सूरत हाल है, मुझे तो ये आज की दुनिया की अगर वर्ल्ड वार हो सकती है तो इस पे हो सकती है सर। यानी कि ईरान की जो अपनी तो उसको जो जितनी फिक्र है ही है, लेकिन चाइना को ईरान की ज़्यादा फिक्र है, आपका कहने को? यार इंटरेस्ट है ना सारे। जब आपने किसी जगह पे इतने पैसे लगाने हैं, अगर ये जिस तरह ये दफ्तर है आपका, अगर मैं इसमें 2-3 करोड़ लगा दूँ इसमें लाइटों पे, इस पे मेरे पैसे लगे होंगे, तो फिर इसको कुछ होगा तो फिर मेरा मसला बन जाएगा ना। तो चाइना के लिए ये मसाइल है। तो बुनियादी बात ये है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इमीडिएटली कह रहे हैं, देखें आज देखें दुनिया में गज़ा फिर आउट हो गया। जी हाँ। जो इमीडिएटली इसराइल ने रिजल्ट ले लिया कि गज़ा फिर आउट हो गया। ये चीज़ बड़ी कहने की बार बार ज़रूरत है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट का मीडिया इतना खूबसूरत मैनिपुलेट किया हुआ था इसराइल ने कि यूरोप में, अमेरिका में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हमेशा एक तासर था कि यार ये फ़लस्तीनी जो है ना बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। ये लफ्ज़ ही सारे वहाँ से आए हैं। ये तालिबान बाद में ईजाद हुए हैं। पहला सारा काम फ़लस्तीनियों पे शुरू हुआ है, टेररिज्म इन पे शुरू हुआ, सारी FIR की हाई चेकिंग इन पे शुरू हुई। वो लैला खालिद ने पहला ईजाद हुआ किया। तो आपने सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ दुनिया की जो अमन को थ्रेट है, और वो दोनों के पीछे मुझे वो चर्चिल नज़र आता है, बरतानिया UK नज़र आता है। एक उसने 47 में पाकिस्तान इंडिया बनाया, बीच में कश्मीर का रफड़ डाल दिया। अभी तक आज भी 76 साल के हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दूसरा उसकी मेहरबानी है चर्चिल की, उसने इसराइल बना दिया। और आप आज देख लें, आज आप देख लें दुनिया की अगर अमन कोई अगर 2 वाकई एटम बम पड़े हैं तो वो एक कश्मीर इंडिया पाकिस्तान है, दूसरा फ़लस्तीन है। तो अंग्रेज़ बहादुर की मैं भी इनको मानता हूँ, उन्होंने 70-75 साल पहले ऐसा दुनिया में एक डिस्प्यूट बना गया, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन, और दोनों देखें नई सूरत हाल बीच में ईरान आ गई। तो इसको आप अंडरमाइन ना करें। आप ये ना समझें कि आज रात तक कुछ हो जाएगा या कल कुछ हो जाएगा। ये इसके इफेक्ट आते आते बड़ा टाइम लगेगा और बड़े खौफनाक इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ईरान के पास अब सब्र की, गुफ्तगू की ऑप्शन ख़त्म हो गया। यहाँ ईरान को, दुनिया को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम बेगुआचे हैं, हम कमज़ोर हैं, नहीं तो दे हैव टू फाइट फॉर देयर ग्रेस। अब उनको अपनी ग्रेस के लिए लड़ना पड़ेगा। सर वही मैं भी जान रहा था सारा ना, सब जैसे कि ईरान की जाने से बड़े बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहता है। एक तरफ एक जानिब से अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियां भी लगाता है कि पता नहीं ईरान कितनी बड़ी पावर बनने जा रहा है या बन जाएगा, या पता नहीं न्यूक्लियर बना लेगा या ऐसी। एक मिसाइल तो उससे रोका नहीं गया। अच्छा यार, पता है क्या बात है, आप एक बात को ज़रा समझें कि ईरान ने तारीख़ की एक तवील तरीन जंग लड़ी है इराक़ के साथ, और ये कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया था कि वहाँ पे मर्द कम पड़ गए थे ईरान में, इतने लोग शहीद हो गए थे। और फिर ये कि इतनी तवील जंग के का बाद इकोनॉमी नहीं स्टैंड कर पाती, ठीक है। ईरान उस तवील तरीन जंग से निकला हुआ था, फिर अमेरिका ने उसके ऊपर लगाई हुई हैं पाबंदियाँ। जी, पाबंदियों का मतलब ये है कि ईरान को मुआशी तौर पे उसका दम जो है घोट दिया जाए। इस सारी कंडीशन में ईरान ना तो किसी के आगे कशकोल लेके गया, ना ईरान किसी के घुटनों में जाके बैठा, ना तलवे चाटे किसी के, ठीक है ना। वो अपने तौर पे ही अपने आप को जीना सिखाते रहे। आप नहीं सुनेंगे कि ईरान से अचानक रिटायर्ड अफसर और सियासतदानों के अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ जाए। अहमदी नजाद फारिग हुआ है तो वो अभी उसे इलेक्शन दोबारा लड़ना चाह रहा था तो उसको रोक दिया गया कि आप नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। पता ही बेवकूफ़ लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से सीखें, कुछ 40वीं दफ़ा तो लड़े ना इलेक्शन कौम की तरक्की के लिए। अहमदी नजाद से कहा तुझे घर बैठो, पढ़ाओ बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे स्कूल में, ठीक है, वो वहाँ चले गए। सो ईरान एक गयूर कौम तो है, मैं तो उस पर बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। अब ईरान की क़यादत कितनी गयूर है ये उसका इम्तहान है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें ये चाह रही हैं कि ईरान इंगेज हो जाए जंग के अंदर, और एक दफ़ा फिर ईरान जो मुआशी तौर पे वो हो रहा है वो थोड़ा सा डिट्रैक हो जाए, जितना थोड़ा बहुत स्टेबल हो। हाँ, जंग में इंगेज होने का, क्योंकि जंग में कोई मुल्क फतह नहीं होता जी, जंग में दोनों कुव्वतें हारती हैं, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चाहते हैं कि ईरान इंगेज हो और उसको इस सतह पे वो किया जाए कि वो इंगेज हो जाए। अभी मेरे पास एक और गुफ्तगू थी कि ये पैक्ट जो इस खित्ते में बन रहा है उसका नतीजा क्या है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि मलिक साहब इंटरनेशनल अमूर के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है,
तो ये मलिक साहब मेरे को जानना चाहेंगे। हाँ, अमेरिका वगैरह इधर उधर ये घूम फिर के आए हुए हैं। मलिक साहब हमें बाकी एक बड़ा आगे एक मुआहदा और एक पैक्ट बनने जा रहा है, उसके ऊपर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो अब आने वाले फ्यूचर में कैसे देखते हैं चीज़ों को। बल्कि मैं ये सवाल ऐसे करता हूँ आपसे आपकी इजाज़त से, मैं मलिक साहब से, मलिक साहब रूस, चीन, ईरान एक पैक्ट बन रहा था, ठीक है, और वो जो आप कह रहे थे कि जी ये कह रहे थे कि हम डॉलर का अल्टरनेट या तो हम यूरो में जाएंगे, युआन में जाएंगे, रूबल में जाएंगे या किसी में जाएंगे। आप समझते हो कि ये इस रुक जाएगा, इस वाले बात से हर्ट हो जाएगा या क्या होगा? हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? देखिए ना, जो दुनिया, जो इंसान ने बेसिकली उसकी जो इसीलिए कहते हैं ना, डिप्लोमेसी जो है वो सबसे पहला वेपन है, जंग सबसे लास्ट है। अब जो नई सिचुएशन बनी, जो दुनिया की जिस वक्त सबसे बड़ी जो चेंज आ रही है वो ये जो मैंने आपको पेट्रो डॉलर वाली बताई है कि अमेरिकन्स ने दुनिया में एक इतनी 7 अरब इंसान है, 7 अरब इंसान की जो नई ज़रूरियात उसमें पेट्रोल आ गया। दुनिया को कोई मुल्क नहीं जो पेट्रोल या ख़रीद रहा है या ले रहा है। आप गौर करें, और वो नोट किसने छापने हैं? अमेरिका के पास एक मशीन है, वो डॉलर छापता जाए। तो अमेरिका की जो हजमनी थी, दुनिया पे कंट्रोल था, जो फाइनेंशियल माइट थी, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये था। और मेरे लिए खुद ये सवाल मतलब समझ से बात था कि सऊदी अरब ने बड़ा दिलेरी से कहा जी कि 50 साल पूरे हो रहे हैं तो हम भी अपने को डॉलर से निकाल लेंगे। सुनने में आया कई जो लोग ज़्यादा वीर रखने वाले वो कहते हैं लिबिया को इस चीज़ की सज़ा नहीं मिली कि वो कर्नल कदाफ़ी क्या था, वो तो 35 साल से बैठा था। जिस दिन कदाफ़ी ने ये कहा ना कि हम डॉलर में एक्सचेंज नहीं करेंगे, लिबिया आपके साथ, उन्होंने अफ्रीकी ममालिक के साथ पैक्ट बनाया और बना के कहा कि हम अपने उसमें बिजनेस करेंगे। मतलब ये जो है, ये इसमें एक सेंस है कि अगर देखिए ना, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, एक्यूरेसी है। अगर उन्होंने वो कासम जर्नैल को उन्होंने इराक में मारा, लगा गया। सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी, उन्होंने मारा, निशाने उनके सारे लग गए। तो उनके पास उनको क्या है, 5-6 मिसाइल ही मारे हैं ना उन्होंने। और अगर आप उलझ भी जाएं और एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी मतलब पाबंदियों का शिकार है, और पहले 79 में वहाँ पे एक सिविल वॉर हुई, फिर उस सिविल वॉर से अब निकले नहीं हैं तो आगे अपना चाचा सदाम पे आ गया। 9 ईयर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपने ईरान को इतना उलझाए रखा। इसमें भी सेंस है, इसमें भी सेंस है। अगर ईरान इसमें उलझ जाए तो वो जो कॉन्सेप्ट है, और इसमें पाकिस्तान का भी एक मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। ये जो रिपब्लिकन ने अमेरिकन सेनेट में पाकिस्तान और चाइना का ना लिया, पाकिस्तान की कभी कभार लगता है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर आप उनको गहराई से देखें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में ये शिफ्ट आपको नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो रवायती वेस्ट पे के साथ चलता था, सीटो, सेंटो और अमेरिका, ये वो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है रशिया की तरफ, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ। बेसिकली पाकिस्तान का, अब लास्ट जो मैं इसमें करूँ, आपका सवाल बनता है कि पाकिस्तान को क्या तकलीफ है। भाई पाकिस्तान को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान रो पिट के सारा जोर ला के ना अभी बड़ी मुश्किल से $31 बिलियन पे गया है। हम बाहर से इसके ऊपर भी बात हमारे पास फिक्रा, हमारे पास एक ही कमी है, वैसे तो दिमाग की भी कमी है, सोच की भी कमी है, डॉलर की कमी है। तो अगर हम इस का हिस्सा बन जाते हैं एक नए ब्लॉक का जहां हमारी डॉलर से निजात मिले, तो पाकिस्तान की लॉटरी है, ये देखना पड़ेगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम है नाजरीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो बात करेंगे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की, जिसकी आजकल काफ़ी बाज़गश्त है। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं रुख करूँगा राना साहब की जानिब। राना साहब, हुकूमत को इस बिल की इतनी क्या जल्दी है कि फटाफट ये बिल हो जाए, कायमा कमेटी के पास चला जाए, जुम्मे को कौमी असम्बली भी भेजा जा रहा है, तो क्या जल्दी है? बात यह है कि जो अक्सर हम बात करते हैं कि इदारों के जो तसादुम है इदारों में, वो पाकिस्तान के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रहा। कभी हम समझते हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में है जंग, कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये वाली पार्लियामेंट जो है 47 वाली पार्लियामेंट और अदलिया में जंग है। अब इसके पीछे ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अगर मिनो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर जो 39 लोग हैं पीटीआई के नाम पे वो तो रहें, और जो बाकी हैं 41 जब वो भी उस तरफ चले जाएंगे तो ये 80 हो जाएंगे जी, ठीक है ना।
जो सुन्नी कौंसिल कहलाती है, जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए हुए इलेक्शन कमीशन में, ऐसे ही जब वो चले जाएंगे तो ये 80 हो जाएंगे। 80 होने का मतलब ये होगा कि उनकी जो वो सीटें हैं रिजर्व्स, वो उन्हें वापस मिलेंगी। वो वापस मिलने का मतलब है कि वो 125 के करीब चले जाएंगे। और वो किसी टाइम भी चाहे रात तो हुकूमत को उल्टा सकते हैं, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं, काम उल्ट जाएगा। अब ये रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब इसका हल क्या निकाला गया? हल ये निकाला गया कि ये जब हो जाएगा बिल पास, तो इसके बाद जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे कराए हैं ना, वो पीटीआई में नहीं शामिल हो सकेंगे। ओके। अच्छा, जब वो पीटीआई में शामिल नहीं हो सकेंगे तो जो मखसूस रिजर्व सीट्स हैं वो भी नहीं मिल सकेंगी। ठीक है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 3 दिन दिए आज़ाद अरकान जो हैं वो क्या जा सकते हैं किसी जमात में भी। तो जब ये कानून साजी हो जाएगी तो 3 दिन भी निकल गए इन्हें। हाँ जी, ठीक है। तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप हर दफ़ा कानून साजी ऐसी ही क्यों कर रहे हैं जिससे ये फील हो रहा है कि तुसी भजन हो, आप भाग रहे हैं। आप हर जो आप पे एक चीज़ आती है उससे बचने के लिए कोई नया बीच में से आप रुख निकाल देते हैं। ठीक है ना। क्या पार्लियामेंट सिर्फ इस काम के लिए रह गई है कि आपके इक्तिदार की बका के लिए उल्टे सीधे कानून साजियां करे? जब ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट ख़त्म होने लगी थी तो तारीखी 4 दिनों में मेरे ख्याल 40 बिल पास हुए थे कि कितने, और फिर इल्ज़ाम ये लगा था कि उनमें से कुछ बिलों में अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए भी दिए गए थे। ठीक है ना। ऐसे ही है। तो और वो 3-3, 4-4 लोगों ने बैठ के बिल पास कर दिए थे। सर एक दिन में पता नहीं 8-9 बिल पास हो रहे हैं। आपको याद है ना? भी तारीख में याद है ना आपको? तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या ये पार्लियामेंट जिनको हम अपना खून दे के पालते हैं, मैं सारा दिन काम करता हूं, तुम सारा दिन काम करते हो, जो लोग ये समझते हैं ना कि ये सामने बैठ के टाई लगा के मलक और मैं बोलते हैं बड़ा आसान है, 1 मिनट नहीं बोल सकते। ठीक है। पूरी रिसर्च होती है सर। और रिसर्च भी छोड़ दो यार, हौसला कहां से लाएंगे आप बात करने का? ये भी है सर। हम यहाँ पे हौसले से बात करते हैं, फिर बोलना एनर्जी कंज्यूम करता है। तो पता ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे बोलना ताकत देता है, लफ्ज मुझे ताकत देते हैं। हम उन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं और फिर होता क्या एट दी एंड, जो सन तनखा मिल दिए थे उत्ते बैठे इस मुल्क दे गुंडे वो साढ़े पैसे आप ही काट लेंदे ने। अच्छा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो उन्होंने काट लिए। अच्छा, हम बेबस। फिर क्या हुआ? मलक बिल जमा कराने गया है, बेबस। 24 बिल जेडे टैक्स ने ओदे चो आप ही कट लेंगे, हम बेबस। अब पेट्रोल के ऊपर आज या कल से वो लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगी मेरा ख्याल है। जीएसटी भी लग जाएगी, प्लस वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पेट्रोलियम जो है उनको ही दे दें कि वो बात की बात है उमर, वो बात की बात है। जीएसटी लग गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें आलमी मार्केट में पेट्रोल नीचे भी गया तो वो जीएसटी पूरी कर देंगे, मेंटेन रखेगा। ठीक है। तो क्या ये पार्लियामेंट है, ये सिर्फ इन ताकतवरों की लोंडी है कि इनकी मर्जी के ऊपर रक्स करती हैं? अवाम के लिए सर कौन सा बिल आज तक वो अवाम के लिए पास हुआ? मुझे बताओ, क्या किसी पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ कि अवाम भूखे मर रहे हैं, लोग, वो मां का मुकदमा दर्ज होगा इनके ऊपर अल्लाह की अदालत में, याद रखना, जिसकी मेडिसिन के पैसे बिल में गए और उसने गंदे नाले में छलांग मार दी ना, वो मुकदमा अल्लाह की अदालत में इनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। ये नहीं बच सकते, इनके ऊपर कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है अल्लाह की अदालत में, और फिर तुम ऊपर बैठ के अपनी बका के लिए जंग लड़े जा रहे हो। एक बिल पास करो ना, आओ, अगर तुम कौम के इतने ही हमदर्द हो, करो बिल पास, एक कानून साजी करो कि अरकान पार्लियामेंट कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई फालतू यूनिट नहीं लेंगे, कोई TADA नहीं लेंगे, कोई मेडिकल की सहूलत नहीं लेंगे, कोई प्लाट नहीं लेंगे। करो, आओ एडे तुसी मर्दे में मोमिन के आओ मैदान करो बिल साहब, फिर मैं मानूंगा। अदरवाइज ये क्या कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत बचानी है, इधर से चोरी कर लो, इधर से चोरी कर लो, करते रहो। तुम्हें जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे ख्याल वो ही काफी है। तुम्हें अल्लाह की समझ आनी चाहिए कि अल्लाह तुम्हारे साथ कर क्या रहा है।
ताहिर मलिक साहब, जैसा कि अब आपने देखा, रसाना ने कहा कि बाकी ये कभी भी आवाम के लिए कोई बिल पास नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आ गए, कोई दूसरे बिल आ गए, अपनी मर्ज़ी के अपने लिए सारे बिल फटाफट एक सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं और दूसरे शहरों से आते हुए TAD भी लेते हैं कि जी हमारे अपने लिए ही जा रहे होते हैं, वहाँ पर बिल मंजूर करना है, TAD भी लेना है, एक दिन की तनख्वाह भी लेनी है, मराहत भी लेनी है। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया जाता। देखो ना, ये तो बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है ना पावर पॉलिटिक्स की। पावर पॉलिटिक्स और अवामी सियासत, यहाँ पे इस मुल्क में जो सबसे पहले अपना अवामी हुकूमत, अवामी सियासत, अवाम का जो नाम आया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 70s में आया। मेरा लिए उसके बाद लफ्ज़ नहीं आया। वो उस दौर में भुट्टो की हुकूमत को भी अवामी हुकूमत कहा जाता था। अवाम की सियासत, अवाम ताकत का सरचश्मा, ये लफ्ज़ इस तरह थे। अब देखो कहानी क्या है, जब पावर पॉलिटिक्स होती है, पावर पॉलिटिक्स में कि आपने हर वो काम करना है जिसमें मेरा फ़ायदा है, और फ़ायदे के साथ आपने देखना है ताकत किसके पास है। अब ये हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि ज़रा किताबी सी बात यह है कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट का काम है वो कवानीन बनाए, सुप्रीम कोर्ट का काम है वो तशरीह करे। ये अपनी अना की ये ताकत दिखाने लगी है पार्लियामेंट। हुकूमत क्योंकि पार्लियामेंट उसके पास है मेजॉरिटी, अब वो बेसिकली ये सारा कुछ एक चीज़ के लिए हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला ये दिया, ये उन्होंने फ़ैसला दिया, मैंने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये यार, ये जो 41 लोग हैं ना जो कौंसिल में गए हैं, सुन्नी कौंसिल में गए हैं, ये सुन्नी कौंसिल में इसलिए गए हैं कि तुमने कन्फ्यूज़ रखा है इनको। ये तरीके इंसाफ के लोग थे, लिहाजा ये 41 को शामिल करो, ठीक हो गया। जब ये 80 होंगे तो फिर इसी प्रपोर्शन से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। आपका जो सारा बिल है वो लगता है जैसे सामने इधर जज बैठे हैं, इधर हमारी पार्लियामेंट है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला तो काम किया कि जनाब आप एक दफ़ा पार्टी बदल ही नहीं सकते, यानी कि आप कौंसिल से निकल के नहीं जा सकते 41 जो ये बिल बता रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये जो 41 लोग हैं ये इसलिए इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी कि सुन्नी कौंसिल में तो नशिस्तें पहले लेकिन नहीं। देखो उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली सामने रखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको खुर्दबीन से देखा है, उनको ला बना दो। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ इसके बाद पैदा होगी वो ये होगी, कहीं ये भी लिखा हुआ है कि अदालत इस फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वो जमहूरियत करेंगे, अब यहाँ पे अवाम की बात हुई कि ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट ने कानून अपने फायदे के लिए हम आपसे सुपीरियर है। ये लड़ाई असल में ये होने लगी है। ये अब आपकी हुकूमत कह ले, आपकी मुस्लिम लीग नून कह ले, या आपकी पार्लियामेंट अपनी सुपरमेसी दिखाने लगी है। किसको? अदालत को, सुप्रीम कोर्ट के। तुसी क्या सी ना 41 बंदे लो, तो ये पावर पॉलिटिक्स है। और मेरा हाल ये पावर पॉलिटिक्स अभी नहीं, पाकिस्तान में मुसलसल यही चल रही है। ये इस हुकूमत की नहीं मैं समझता, मैं समझता हूँ अवाम शुरू से ही माइनस है। अगर अवाम इस मुल्क में पॉलिटिक्स का हिस्सा होते तो मैं तुम दोनों से सवाल पूछता हूँ, कभी किसी बंदे ने 96 से यहाँ मुआहदे शुरू हुए हैं IPPs के, 96 को गुजरे कोई 32 साल हो गए, 32 साल कभी को बोला ही यार? अब पता नहीं किसने किसके दिमाग में आ गया, कहाँ से डंडा आया। अब सारा बंदा सुबह दोपहर शाम IPP। वो भी गौहर साहब ने एक ट्वीट की है। अगर इस मुल्क में अवाम की सियासत होती तो यहाँ 32 साल IPP पे खामोशी रह सकती थी। राना ईमानदारी ने 125 मुआहदे हैं नून के, 30 से ज़्यादा 40 के करीब मुआहदे हैं पीपल्स पार्टी के, 40 से ज़्यादा मुआहदे हैं इमरान खान के PTA के। कभी अवाम की सियासत और इस मुल्क में 500-600 मुआहदे हो जाए, कभी बात ही ना हो। तो कौन सी सियासत की बात कर रहे हो, कौन सी अवाम की बात कर रहे हो? ये सीधी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठ गई है छाती पे कि जनाब हम सुपीरियर हम ला बनाते हैं, करके दिखाओ। बाकी रहने वाली बात है, अगर वो PTA वाले इतने लोग अंदर आ गए वो तो सांस रोक देंगे आपका असेंबली, वो तो चलने देंगे। सर यहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि हम इस फैसले के, ये जो एक्ट आ रहा है इलेक्शन एक्ट, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जिस तरह के ताहिर मलिक साहब ने कहा कि शायद अगर ये लिख दिया हो कि इसके ऊपर कोई भी लिखा उन्होंने इसमें है कि अदालत जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो अगर इस तरह के मामला हुए तो साथ ही साथ जो वज़ीर कानून की जानिब से कहा जा रहा है जी रीराइट करने की कोशिश की गई है आइन को तशरीह की बजाय, तो अब आप क्या देखते हैं अगर बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर क्या होगा? तनाज़ा ही बढ़ेगा। अच्छा नहीं, एक चीज़, एक तो मैं एक वैसी मुझे एक बात याद आ गई जो मलक ने कहा ना कि IPPs पे कोई भी नहीं बोला। बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं, उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आई थी। 1996 की बात है, 1997 की होगी। मैं रोज़नामा दिन का एडिटर था। मेरी एक कुलीग थी इरम सुल्ताना साहिबा, वो अब हैं प्रोफेसर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में। तो एक दिन उनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी के बावलपुर के ओहदेदार थे, तो उन्होंने मुझे बातें करते हुए कहा कि राना साहब ये जो IPP के मुआहदे हुए ना,
ये इस कौम के गले के अंदर फंदा बन जाएंगे। वाह, 96-97 की बात है ये। तो मलिक की बात से मुझे याद आ गया, तो मैं अब उस बात को सोचूं कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं हैरान हो गया उनके विजन पे कि उन्होंने ये बात 1997 में मुझे कही थी कि ये IPPs पाकिस्तानी कौम के गले का फंदा बन जाएगी, और वो साबित हो गया। अच्छा, अब आप आ जाए पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट। अगर आप अपनी दुकान पे ये लिख के लगा दें कि ये असली कुल्फ़ी है, असली खोए दी कुल्फ़ी है, ठीक है, और असली खोए दी कुल्फ़ी ना होवे ते तुसी जिन्ना मर्जी लिख के ला दियो। हम अब जी सुप्रीम है जी, हमारी बात पे तो मामे लग दो पाकिस्तान दे सारे दे अदारे बाकी बंद कर दे तुम्हारे लिए, सारे बंद कर दिए कि जो 5-7 बंदे चाहते हैं भाई यही सब कुछ है, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चूंकि उन्होंने लिख दिया कि भाई साढ़े इक़्तिदार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, भाई हमारी सीटों को कोई इधर उधर नहीं कर सकता, और हमने लिख दिया इस पर कोई बात भी नहीं कर सकता। वाह जी, बल्ले बल्ले जी, थोड़ी तो मतलब आपके तो फिर वो क्या कहते हैं माथे का पप्पा लेना चाहिए कि यार अब इतने अजीम लोगों के आपने कह दिया कोई इदारा नहीं का, बस हम ही का सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ये मुल्क जो है ना वो चलते हैं बैलेंस के साथ। इस तरह नहीं होता कि हर सरमायादार अरबों खरबोपति, IPP का मालक, घी फैक्ट्रियों का मालक, शुगर माफिया, आटा माफिया, ठीक है ना, वो सारे बैठ जाएं और बैठ के कहे जाएं जी असि जो चाह रहे हैं बस वो होएगा। तो तुमने बेड़ा गर्क कर तो दिया इस मुल्क का। जी, ना सानू चीन लिफ्ट करा रहा है, ना सानू सऊदी अरब लिफ्ट करा रहा है, ना UAE करा रहा है, ना कुवैत करा रहा है, ना कोई करा रहा है। हम खड़े में, आपका वजीर खजाना कह रहा है कि जी आप दुनिया में पैसे नहीं दे रही, ऑन रिकॉर्ड है, पर 4 दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में सर कह के आए ना। तो और कितना बेड़ा गर्क करना है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी वो IMF के मुआहदे देखेंगे, अगर उसमें से कोई रिलीफ निकलता होगा तो दे देंगे, और IMF रिलीफ ना देगा तो फिर क्या कर लेंगे आप? कोई भी नहीं। ठीक है, फिर आप पता है क्या करेंगे कि इमरान खान पे इद्दत का केस बनना चाहिए और उसको रगड़ा लगना चाहिए। इमरान खान से पूछना चाहिए कि आपने जो जेवर बेचा था उसकी रसीदें कहाँ हैं, ते $20 बिलियन 3 साल निकल जान ओदी कोई रसीद नहीं मंगेगा। नहीं, घड़ी क्यों बेची? ठीक है ना, घड़ी क्यों बेची? फामे आप 40 घड़ी खरीदी हो, BMW भी बेची, ठीक है ना, आपको आउट ऑफ द उन्होंने फोन किया पीपल्स पार्टी के वजीर आजम जो बने थे अपने सिंध वाले, जो अब स्पीकर हैं, गिलानी बुढ़ापे की वजह से मेरे ना नाम भूल जाते हैं, गिलानी साहब, जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब कोर्ट में गए थे और उनको वहां से हटवाया था ना मुजरिम करार देके, उनको फोन करके कहते वो गड्डी पे ये एवं जाया होंगी तुसी ले लो जी। नवाज शरीफ साहब ने कहा भेज दो, गाड़ी भेज दी, उन्होंने लेके भेज दी। ठीक है, मरियम साहिबा को गाड़ी आई बाहर से, पता किस मुल्क ने दी, कुवैत ने भेजी, मलिक साहब ने 3 करोड़ की भेज दी, उन्होंने याद ही नहीं, लेकिन इमरान खान की घड़ी याद है सब। हाँ जी, वो घड़ी भी याद है। ये निज़ाम है, ये निज़ाम है। इसने घर के आगे सड़क भी कैसे बना ली। हाँ। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर बिल पास हो जाता है तो इसका जो इतलाक है वो माजी के फैसलों पे होगा? अगर जुमे को बिल पेश हो, डेफिनेटली माजी के फैसलों के लिए तो बिल बना रहे हैं। सर एक नई चीज़ तो नहीं डाल सकते ना कि अब बैरिस्टर गोहर का ही साथ ये स्टेटमेंट है कि ये देखना होगा कि माजी के फैसलों पे इसका इतलाक, ये बाद में आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला, इसमें असल चीज़ है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, अमूमन होता ही है कि मलक भी ये जानता है कि कानून साजी हुई तो कानून साजी जिस दिन से हुई उससे अगले दिन के लिए सारी चीजें होती है, पीछे के लिए नहीं होती जी। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का दिली बैठी है, इसीलिए बैठी हुई है, वो भी ये मैच बराबर का, जोड़ बराबर देगा। ठीक है ना, इस तरह नहीं, वो उस पर नया लॉ बना देंगे, क्योंकि देखो ना आपके पास सादा अक्सरियत है, इसमें वैसे शामिल है कि अदालत का इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर अदालत उड़ा सकती है वो अदालत उड़ाएगी, वो नया कानून बना देंगे। अच्छा, अभी ये बिल है, वैसे कानून के लिए तो आपको वो चाहिए ना, सादा चाहिए। देखो पॉइंट बिल बना सकते हैं। अगर आपने देखे, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, निज़ाम तो जमहूरियत का बनाया गया था कि पार्लियामान इसलिए सुप्रीम है कि ये अवाम की नुमाइंदा है, ताकि अवाम के हकूक़ जो हैं, अवाम के जो मुफादात हैं, मज़ा तो तब है ना ये सुप्रीम कोर्ट के IPPs पे इस तरह खड़ी हो, तो मैं तो मेरा अपना दुआ दे के से प्रोग्राम करूँगा। मुझे तो तब लगे ना कि ये आज असेंबली खड़ी हो गई है कि जनाब आर्टिकल फलां है, जो मैं इस वक्त भूल गया हूँ, वो कहता है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा जो है ना उसकी तालीम की जिम्मेदारी रियासत पे है। मुझे तो तब पता चले ना कि ये आज खड़ी हो जाए कि पाकिस्तान की 40% ख़वातीन में खून की कमी है। हम पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदे, हम सबसे सुप्रीम है, हम अभी लॉ बनाने लगे, हम वज़ीर
खजाना का गिरेबान पकड़ने लगे कि बजट 3 गुना करो हेल्थ का, ये इसलिए बने ऐसे फैसले तो नहीं दिखाई नहीं, देते। मैं पावर आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामान को क्यों सुप्रीम कहा जाता है। वो अब तो ये हालत हो गई है कि हमें ये बताना पड़ गया कि जमहूरियत का मतलब क्या है। इसकी सुपीरियरिटी का ये मतलब नहीं है कि ये वजीर आज़म या जो MNA वो बदमाश है। इस सुपीरियर का मतलब है कि अवाम सुपीरियर है, उनका मफाद सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो की जो पावर इस आइन ने दी है वो क्या है, अवाम के मुफाद में अगर हो तो वो अवामी सो मोटा ले सकता है, वो अपने लिए नहीं ले सकता। तो हमने मेरा ले जमहूरियत को इस सतह पे हम नीचे ले गए कि हमें मतलब क्या कॉमेडी है कि मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि पार्लियामेंट होता क्या है। मलिक साहब, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये अभी 1 साल पहले की या 6 माह पहले की, बरतानवी पार्लियामेंट के एक मिनिस्टर ने पता है इस्तीफा किस बात पे दिया कि वो 10 मिनट लेट हो गया था पार्लियामेंट में और उससे सवाल होने थे, तो उसने एक्सक्यूज किया कि मेरी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी, ये वो, उसके लिए कोई भी VIP रूट नहीं लगा। कहता मैं ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि पार्लियामेंट जो थी मैंने उनको इस सवालों के जवाब देने थे और मैं लेट आया। और पार्लियामेंटेरियन का ये कहना था कि तुम्हारी वजह से ये जो 10 मिनट है इसमें बिजली जली है, ऐसी चले, तनख्वाहें हैं, ये है वो है, तुम्हारी वजह से ये सारा डिले हुआ। तो उसने, ये 6 महीने पहले की बात है, तो उसने मिनिस्टर ने कहा जी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ, मैं वाकई लेट हो गया। गैरतमंद कौमें जो होती है ना वो ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती कि लितरो लितरी होए तुसी अपोजिशन और हुकूमत, और अचानक एक बिल पेश हुआ कि जी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह बढ़ाई जाए, 3 मिनट के अंदर वो बिल पास हो गया, 3 मिनट के अंदर बिल पास हो गया, क्योंकि मजा दिया भैन होंदियां ने, ठीक है, उड़ा लेगे ओका और लुटिए ट्रैवल नाउ सर 15 से सीधा 25 कर दिया गया। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे सीखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जिसकी आजकल काफ़ी बात की जा रही है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात का काफ़ी सुनने में आ रहा है, काफ़ी जिक्र किया जा रहा है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं होंगे, या ये ख़बरें जो हैं ये सच्चाई पर मबनी भी हैं कि नहीं। लेकिन हमारे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। ताहिर मलिक साहब, काफ़ी जिक्र किया जा रहा है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बानी PTI ने भी कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, इधर से हम भी जो है नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। कैसे देखते हैं कि हुकूमत जो है अब मुज़ाकरात का इम्कान नज़र आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या बैकडोर या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई, मेरी इतलात के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। वो जो खान की बात है वो एक बहुत ज़्यादा एक दबाव आ गया PTI पे, खान पे बहुत ज़्यादा एक दबाव ये आ गया था कि बहुत ज़्यादा लचक नहीं है, हर वक्त वो गंडासा पकड़ा है, लड़ते रहो। तो वो उसने एक अपना फेस बदला है, उसने एक रिलैक्सिंग बात की है कि यहाँ मुज़ाकरात कर सकते हैं, अब मुज़ाकरात से आगे चलो। अगर आप उससे आगे चलो तो पहली बात वो कह रहा है कि मेरा मैंडेट दो, वो तो सीधा हो रहा है। फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से सीधा हो रहा है कि भी, मतलब वो ये कह रहा है कि मुज़ाकरात करो और मुझे खुद उठ के वज़ीर आज़म बना दो, मैं मतलब तुमसे मुज़ाकरात ये करूँ कि तुम उठो, मैं तुम्हारा ये शो कर दूँ, इसमें मुज़ाकरात तुमसे करूँ, ये उसकी डिमांड है। फिर वो कहता है सारे कैदियों को छोड़ो, ठीक है। तो वो मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़ हो रही है। उसकी वजह ये है, उसकी इस बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। हुकूमत के ये हक़ में है कि वो बेसिकली वो एक इमेज जो है ना उस पर अटैक कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो सियासत है, दुनिया में सियासत सारी कोई सच्ची नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उसमें एक रियलिटी होती है, अवाम की खिदमत होती है। हमारी तो सारी जो सियासत है वो बयानिए की सियासत है, उसको लाहौरी ज़ुबान में रंगबाजी कहते हैं कि आप किसी तरह अगले को जलील कर दें, वो किए कराए बगैर। अब इसमें क्योंकि इमरान खान और PTI ने एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिया था, ताकतवर का इमेज, कि हम इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े हैं। इन्होंने 3 लॉन्ग मार्च किए, कोई 90 के करीब खान ने जलसे किए 1 साल में, फिर ये इलेक्शन बकौल उसके वो जीत गया, तो एकदम उन्होंने शोर डाल दिया हुकूमत की तरफ से, और जी वो देखे इमरान थल्ले लग गया, वो U-टर्न ले लिया, अब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और भाई ये तो वो 10 दफ़ा पहले भी कह चुका है कि फ़ौज मेरे से बात करे, जो असल सर। लेकिन यहाँ पे देखना होगा ना कि जनरल प्लेटफार्म तो हुकूमती फोर्सेज हैं, जो अब हुकूमत है उनसे बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनसे बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल ऐसा बयान फिर क्यों दिया गया ना? वो इसलिए दिया गया ना कि पाकिस्तान की जो पावर स्ट्रक्चर है वो तकोन है, वो ट्रायंगल है। ये अपोजिशन वर्सेस अपना हुकूमत नहीं है, यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, अपोजिशन है, हुकूमत है। और पूछे किस तरह, पहले ये थोड़ी दबी थी, अब ये खुल के बाहर आ गया है 9 मई के चक्कर में। अब 9 मई एक ऐसा इमरान के लिए ऐसा एक दब्बा बना हुआ है PTI के लिए कि आपका असल 2020 मैच हो गया है 9 मई।
9 मई की जो सिचुएशन है ना वो आपको फंसा देती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई हम 9 मई को ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे। आपको पता है इस वक्त 132 लोग मिलिट्री अदालतों में हैं ऐसी है। और किसी का एक का नहीं पता कि वो किस जगह पे है। मैं ये को अंदर की खबर नहीं बता रहा, मिलिट्री का रूल भी यही है, जो मिलिट्री अदालत जिसमें चला गया, जो मिलिट्री के ट्रायल में चला गया, उन्होंने आपको बताना ही नहीं है कि आप किस जगह हैं। आपके पास कोई राइट नहीं कि आपको जी जुमेरात को मेरी 1 घंटे की मुलाकात करा दें। आप ये नहीं कह सकते मैं केलो किन्नो और माल्टे लेके आऊँ अपने बेटे के लिए, उसको ये कपड़े पहुँचा दें। तो वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो अगर कोई निगोशिएशन होगी, जो असल फैक्ट है वो हुकूमत और पीटीए के दरमियान नहीं हो सकती, और ये दोनों की नालायकी है। मैं इसके हक में नहीं हूँ, ये दोनों की नालायकी है। हुकूमत की जिम्मेदारी अपोजिशन से साथ के बैठे, अपोजिशन का काम है कि हुकूमत के साथ बैठे। ये दोनों अवाम की तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान भी तौहीन कर रहा है जब ये कहता है मैं फ़ौज से बात करूँगा, और वो भी कह रहे हैं फ़ौज से देखो यू टर्न ले लिया। दोनों को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मगर मेरा लास्ट स्टेटमेंट ये है कि पीटीए की सारी जो उलझन है ना वो हुकूमत नहीं है, वो 9 मई है। वहाँ से अगर बर्फ़ पिघलेगी तो आगे को 9 मई के हिसाब से बराबर। लेकिन राना साहब, जैसे कि अब आजकल काफ़ी जिक्र किया जा रहा है बैकडोर जो है मुज़ाकरात का, बातचीत का, क्या ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि मामलात करीब होंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलात हैं? इमरान खान कोई बच्चा नहीं है, वो एक बहुत ज़िरक और एक कामयाब सियासतदान है। तो कोई चीज़ भी वो मिस फायर नहीं करते कभी भी, ये बात एक ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, कितना इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में नफ़रत है, होगी। कितनी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है, होगी। इस्टेब्लिशमेंट कितनी पीटीआई के मुखालिफ है, होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबको थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, सबको ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। पीटीआई को अगर इसके कहीं कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है इदारों के ख़िलाफ़, तो वो उससे पीछे आना पड़ेगा, विड्रा करना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कैंपेन का हम हिस्सा नहीं है और हम उसको पसंद भी नहीं करते, ठीक है। ऐसी चीज़ों को डिसोन करें। दूसरी चीज़ ये कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बेहतरी और बका के लिए 9 मई के हवाले से भी कोई थोड़ा सा ऐसा रास्ता निकाल ले जिसमें ठीक है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजाएं मिल जाए, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ा जाए। एक जगह पे एक नुक्ते पे स्टक अप नहीं होना चाहिए, एक नुक्ते पे आके रुक नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात यह कि इससे बड़ी पाकिस्तान की कोई बदकिस्मती नहीं है कि हम अपने पॉलिटिकल फैसले इस्टेब्लिशमेंट से मिल के करते हैं। हमें वो माहौल और वो मैच्योरिटी पॉलिटिकल लानी पड़ेगी जिसमें सियासी जमातें खुद अपने मामलात को देखें, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होंगी। सर वही एक टाइम पे इमरान खान साहब खुद कहते थे कि इनका क्या ताल्लुक है सियासत से, ये पीछे हो, हम सियासी लोग जो हैं वो अब कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात इनसे। अच्छा, उसमें भी एक रीज़न है ना, इमरान खान स्टांस था, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। इनडायरेक्टली 2 चीज़ें इमरान खान ने इस मैसेज में इनडायरेक्टली दी। एक ये दी कि भाई मुल्क में असल हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी ये दी कि 8 फरवरी के फैसले को अगर किसी ने मानना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने मानना है। तीसरी ये दी कि अगर कारकुन रिहा होंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो उसने तो अपने पॉलिटिकल शॉट में इस सिस्टम को बेनकाब कर दिया। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने कहा कि ठीक है 9 मई पे जिस तरह है थोड़ा लचक का मुजाहरा करें, जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं दें और फिर आगे बढ़ें। तो सर अगर जिम्मेदारों में इमरान खान साहब को सजा हो गई या कुछ इस तरह की बात का कोई है चांसेस कि वो इस तरह? अच्छा भाई, वो ऑना मैं ये तो लाइव जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर ये बात साबित हो जाए कि इमरान खान जिम्मेदार था, ठीक है ना, तो मैं तो इदारों के साथ खड़ा हूँगा। लेकिन अब मैं तो आज अखबार पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशा बीबी, उन पे भी 9 मई के केसेस बने हुए
ये साइंस मुझे नहीं समझ आई। वो तो उनकी तरफ से जुडिशियल कमीशन की भी डिमांड की जाती है, वो भी नहीं बनाया जाता। ताहिर मलिक साहब, आपसे भी मैं आखिर में जानना चाहूँगा, जैसा कि राना साहब ने कहा कि ठीक है जिम्मेदारों को सजाएं दे, लेकिन दोनों साइड से आगे बढ़ना होगा। खासकर उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको बैठना चाहिए, उनको ये मामला देखने चाहिए। आप क्या कहेंगे कि वाकई जिस तरह राना साहब ने कहा कि जो असल जो ताकत का मजमूआ है वो कहीं और है, पॉलिटिकल फोर्सेज का इतना रोल नहीं? ये पाकिस्तान में तो मेरा हाल है, अब ये बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो आपको पहले अच्छे शरीफाना तरीके से बताया, राणे ने अपने स्टाइल में। मैंने तो जो ट्रायंगल की बात नहीं, राना साहब का अंदाज शरीफाना राणे का अंदाज ज़रा थोड़ा अग्रेसिव था, उसने सीधा कह दिया कि मेरी थाने तस्वीरें वही लगा, मैंने शरीफाना कहा कि वो इमरान ने कह दिया कि पावर का जो मंबा है वो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं थोड़ी जी अपना शुगर कोटेड पढ़ी लिखी बात के जी एक ट्रायंगल होती है, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक अपोजिशन एक हुकूमत होती है। गल वही है बार तरह क्योंकि साडी दोवां दी बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, असल जो पॉइंट मेरी दुआ है कि तेरी तनख्वाह बढ़े और तेरी कटौती इतनी हो कि तुझे अपनी तनख्वाह से नफरत होना शुरू कर दे। अच्छा, अब जो इसमें जो मेरे पास जो इतलात है ना वो ये है कि आपके जो इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं, ये आपका कानून बताएगा, ये मैं ख़बर नहीं देने लगा, मगर मेरी इतलात है वो कहते हैं कि हमारे पास जो एविडेंस है वो इमरान खान के मुलज़म होने का एविडेंस है। इसने मोटरवे पे मैसेजेस किए हैं, इसने जब 9 मई को पकड़ा गया इसने वहाँ पे मैसेजेस किए हैं कि आपने ये करना है। फिर वो कह रहे हैं कि 7 मई को यहाँ पे इजलास हुआ है, यहाँ पे जो आपके यहाँ जो जमान पार्क है वहाँ खान साहब ने हेड किया। जो थोड़ी सी मुझे इतलात मिली है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी बड़ा कहा गया था जी बड़े केसेस है, वो दूसरे में बचेगा नहीं, क्योंकि मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं भी शर्म डर गया, क्योंकि मैंने शो में कह दिया था कि वो कह रहे हैं कि 9 मई के ऐसे एविडेंस है कि वो खैर नहीं है। तो 9 मई के भी जो अदालत ने किया उनकी अब स्टेटमेंट है। मैं आपसे इंफॉर्मेशन के लिए 7 को रिकॉर्ड 7 मई को जुमान पार्क में जो वो कह रहे हैं। सर मैं एक सवाल आपसे, 7 मई को जब ये बात पता चल गई थी तो 9 मई पे क्यों नहीं रोका गया? क्यों पुलिस गायब हो गई और क्यों ये आर्गूमेंट दिया जाता है, मगर वहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे पास वो एविडेंस है, हमारे पास वो गवाह हैं जो कह रहे हैं कि 7 को खान साहब ने सदारत की और उन्होंने कहा राना साहब आपने उस दिन अगर मैं गिरफ्तार, मुझे लग रहा है मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, आपने ये करना है, मलिक तुमने ये करना है, जमशेद तुमने ये करना है, सोहेल तुमने ये करना है। फिर वो कहते हैं हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जो सारी दुनिया को गया। जब 9 मई को सुबह खान निकला ना 7-8 बजे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद, जब अदालत में गया तो खान ने वहाँ पे भी बड़ा अग्रेसिव मैसेज दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पकड़ा जाऊँगा, तो ये याद रखना कुछ करना है तुमने, इस तरह का भी मैसेज है। तो उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है जो आपने सवाल किया। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।